जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रॉलेट एक्ट। देखिए हिस्ट्री पढ़ने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लड़के क्या करते हैं, जैसे वो गांधी युग पढ़ेंगे तो वो मेन फोकस गांधी जी पर होना चाहिए, साइड साइड की चीजों को पहले से पढ़ लेना चाहिए ताकि वो किसी चीज को पढ़ने में प्रॉब्लम हो। जैसे हम आपको आज रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग बता देंगे और जब गांधी युग शुरू करेंगे तो वहाँ केवल आपको यही बता देंगे कि हाँ रॉलेट एक्ट ऐसा था और जलियांवाला बाग में क्या क्या थी। अभी हम उसको डिटेल से समझा देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ये रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को। लाया किसने था? तो सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। लाने का मेन उद्देश्य क्या था? कानून का मेन उद्देश्य था क्रांति को दमन करना। जो भारत की स्वतंत्रता की क्रांति चल रही थी, जो गरम दल वाले थे, उनको दबाने के लिए था। यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछी थी कि रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था, तो याद रखिएगा एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये 1919 में आया था। तो रिवोल्यूशनरी एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ये इसका ओरिजिनल नाम था, जबकि गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून क्यों कहा था? क्योंकि इसमें ये अधिकार दिया गया था पुलिस को कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उठाकर उसे जेल में डाल देगा और ना ही उस व्यक्ति की दलील सुनी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कभी विदाउट हेलमेट पुलिस पकड़ती है तो आप अपनी दलील देते हैं ना कि सर इमरजेंसी था, ये प्रॉब्लम था, तो उसमें ना कहा गया कि बिना दलील नहीं देगा और ना ही आपको कोई पढ़ा लिखा वकील रखने देगा। तो ना आपकी सुनेगा ना आपके वकील की सुनेगा और ना ही आपको कहीं अपील करने देगा। अपील कैसे? जैसे आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, अब आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मान लीजिए वहां पे भी अगर आपको फौजदारी का कोई केस है तो आप राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील के लिए जाते हैं। तो यहाँ आपको अपील करने का भी अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। अब इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी तो खुद बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे वो, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चला दिया जिसे कहा गया रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट आंदोलन। ये 1919 में चला था। अब इसको हम लोग समझते हैं महात्मा गांधी के रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। बाकी महात्मा गांधी के कौन से सत्याग्रह थे, किस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने हिंसक प्रयोग किया, कौन सा महात्मा गांधी का जन आंदोलन था, इस तरह के क्वेश्चन हम महात्मा गांधी के बारे में जब पढ़ेंगे गांधी युग में तब समझेंगे। अभी रॉलेट एक्ट को समझते हैं। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चालू कर दिया। इसे प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने। रॉलेट सत्याग्रह कब चालू हुआ था? तो 1919 में प्रारंभ किया गांधी जी ने। अब इस सत्याग्रह की जैसे घोषणा हुई थी 30 मार्च को, तो ये सत्याग्रह के लीडर जो थे वो महात्मा गांधी थे और इन्होंने कहा था कि हर राज्य में छोटे छोटे लीडर को बोल दिया था कि भाई आप लोग भी अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को बढ़ावा दीजिए। इसी क्रम में 30 मार्च को ही, जैसे आप डेट सन याद रखिएगा, 1919 हम सब में केवल डेट लिखे हैं। 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन का नेतृत्व कर दिया, रॉलेट आंदोलन का। और इसी में उन्होंने एक और सत्याग्रह चला दिया, कर मत दो आंदोलन। कर मत दो आंदोलन किसने चालू कर दिया? स्वामी श्रद्धानंद। अब इस टॉपिक पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे कंफ्यूजन होता है? क्वेश्चन पूछता है कर मत दो का नारा किसने था, और एक और पूछेगा किस आंदोलन का नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो देखिए सरदार पटेल ने नारा दिया था कर मत दो। अब सरदार पटेल के बारे में पढ़ेंगे, बारडोली सत्याग्रह के बारे में जब पढ़ेंगे तो सरदार पटेल जो थे, कर मत दो का नारा किसने दिया? तो सरदार पटेल ने दिया था। अब वही कहेगा नो टेक्स्ट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो ये अमेरिका की क्रांति का नारा था, क्योंकि इंग्लैंड की संसद में अमेरिका का कोई प्रतिनिधि नहीं बैठता था और इंग्लैंड की संसद अमेरिका पे प्रतिबंध लगाती थी। तो कर से आप 3 चीज याद रखेंगे, स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन, और नारा किसने दिया और किस देश का एक नारा था? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। तो ये चीज हो गई आपके 30 मार्च को। तो अभी क्रम बढ़ते जा रहा। 30 मार्च के बाद महात्मा गांधी ने 16 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल बुला दिया कि पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक हड़ताल बुलाया गया और इसके जस्ट 2 दिन बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जस्ट 2 दिन पहले महात्मा गांधी ने एक देशव्यापी हड़ताल बुलाया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया गया। सत्याग्रह के बाद आप आगे समझते हैं। ये सत्याग्रह का जो केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र, वो पंजाब था और पंजाब के 2 सबसे प्रमुख जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल को जैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये खबर आग की तरह फैल गई और इनके लिए, इनको गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए, एक तरह से कहिए विरोध प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए 9 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल को। तो अब हम लोग जलियांवाला बाग समझते हैं। तो जलियांवाला बाग समझिए एक मैच है और रॉलेट एक्ट उसके लिए आईपीएल है, मतलब
जलियांवाला बाग कांड के पीछे किसका हाथ था? तो रॉलेट एक्ट का। तो उम्मीद करते हैं आप रॉलेट एक्ट समझ गए। रॉलेट एक्ट का असली नाम एनर्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट था। सिडनी रॉलेट ने लाए थे काला कानून। अब ये चीज को बस ध्यान दीजिएगा कि कर मत दो आंदोलन नारा कौन कौन सा था, ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की ओर। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। 9 अप्रैल 1919 तक पंजाब का जो प्रमुख केंद्र बन चुका था रॉलेट सत्याग्रह का, तो वहां तक सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग नाम के एक बाग में इकट्ठा हुए, और वो दिन कौन सा था? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के दिन इकट्ठा हुआ। उस दिन बैसाखी का भी दिन था। पंजाब का एक बहुत प्रमुख त्योहार मनाया जाता है बैसाखी, जिस समय रबी फसल अर्थात गेहूं कटता है। तो बैसाख का त्योहार भी था और वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। तो इस जलियांवाला बाग एक बाग था, उसमें केवल निकलने के लिए एक गेट थे, और उस गेट में सारे लोग इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एक लोकतांत्रिक ढंग से कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया और इतना गलत कानून जो लाया गया रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के विरोध में भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस समय इस भारत का जो गवर्नर वायसराय था, यानी जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था, जैसे अभी के समय मान लीजिए प्रधानमंत्री, अभी के समय नरेंद्र मोदी, तो उस समय भारत का पूरा कंट्रोल कर रहा था वायसराय का नाम था चेम्सफोर्ड। भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब उस समय तो पूरे भारत एक आदमी अकेले कैसे संभाले? जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो उसी तरह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आए मुख्यमंत्री समझिए, वो था ओ डायर। तो किसी भी राज्य की कोई घटना होती है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार वहां का मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि राज्य में कोई भी डिसीजन नहीं जाता है बिना मुख्यमंत्री को बताए बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। तो ओ डायर था। ओ डायर को देखिए, ओ से याद रखिएगा, ओ ऑर्डर किससे दिया जाता है? ओ से लिखा जाता है। ऑर्डर किससे लिखा जाता है? ओ से। तो ओ डायर ने आदेश दिया कि जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए हैं उन पर गोली चलाने के लिए। तो आप बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री किस शहर में है, वहां पे तो जाएगा नहीं, तो वहां के सेनापति यानी एज ए डीएम समझिए, उसको आदेश देगा एसपी को कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्व करो। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने अमृतसर का सेनापति ब्रिगेडियर आर डायर को आदेश दिया कि जाके गोली मारो। तो अमृतसर का उस समय सेनापति था आर डायर। तो समझिए कैसे पूरे भारत का था आपका चेम्सफोर्ड, पंजाब का था ओ डायर, और अमृतसर का जो था, अमृतसर ये कहां पर हुआ था? ये अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग कहां? अमृतसर। अमृतसर का सेनापति था ब्रिगेडियर आर डायर। ब्रिगेडियर आर डायर ने सेना की गोरखा रेजिमेंट को ले लिया और गोरखा रेजिमेंट को ले जाके गेट के सामने खड़ा हो गया। 3 मिनट का टाइम दिया कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए, और 3 मिनट बाद अंधाधुंध गोलियां चलाना चालू कर दिया था। और उसमें बहुत से लोग, हजारों लोग मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हुए थे। इस जलियांवाला बाग नरसंहार में बहुत लोग मारे गए यहाँ पर। तो सेना गोली चलाई थी आपकी गोरखा रेजिमेंट आर डायर के कमांड, लेकिन आदेश कौन जारी किया था? ओ डायर ने जारी किया था। इसमें भारतीय का एक गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज देखिए, जलियांवाला बाग का हंसराज ने ही इसकी सूचना दे दिया और आगे जाकर हंसराज ने ही इसका सरकारी गवाह बन गया। हंसराज इस समय भारत का सबसे बड़ा, इसको गद्दार कहिए, और कहा भी जाता है दिल को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे है। ऐसे ऐसे गद्दार हुए हैं भारत में, और इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। इस घटना के बाद मासूम लोग मारे गए थे जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, न कि कोई एक बम गोली चला रहे थे। अब इस घटना के बाद बहुत लोगों ने त्याग पत्र देना चालू किया, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ लिख दिया हत्याकांड के बाद त्याग पत्र। तो बहुत लोगों ने इसके बाद त्याग पत्र देना चालू किया। जो वायसराय चेम्सफोर्ड थे, इनका एक परिषद होता था, सलाहकार का परिषद, जिसे कार्यकारी परिषद कहते थे। उसमें भारतीय थे शंकरन नायर। शंकरन नायर ने वायसराय के पद से त्याग पत्र दे दिया कि भाड़ में जाए ऐसा त्याग पत्र, क्या ऐसा परिषद में बैठे हैं जहाँ पे ऐसे निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। जमनालाल को राय दुर्लभ की उपाधि त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया। बंगाल के क्षेत्र से रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। और भारत में भयानक विद्रोह होने लगा, विरोध प्रदर्शन इसका होने लगा जलियांवाला बाग के तरफ, और जलियांवाला बाग का विरोध बहुत तेजी से होने लगा। इस कारण अंग्रेजों ने जनता के विरोध को दबाने के लिए एक क्या किया, आयोग का गठन किया। आज भी क्या होता है, कोई बड़ा सा घोटाला होगा या कोई सरकार गलत काम करेगी तो एक आयोग बैठा देगी, फला आयोग इसकी जांच की रिपोर्ट दे रही है, 10 साल बाद रिपोर्ट आएगा, क्या हुआ क्या नहीं कौन जानता है। तो ये बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है।
अंग्रेजों ने हंटर आयोग, विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग का गठन किया जलियांवाला बाग की जांच के लिए 1919। हंटर आयोग एक शिक्षा के भी जुड़ा था। लॉर्ड रिपन के समय आपको पढ़ाएंगे, जब 81 में कारखाना अधिनियम आया था तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तो वो नहीं है यहाँ पे जलियांवाला बाग के लिए हंटर आयोग। इस हंटर आयोग में जो थे 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज सदस्य थे, टोटल 8 सदस्य थे। इस हंटर आयोग ने कहा कि नहीं, जो ओ डायर ने किया है उसने डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। किस डायर को? ओ डायर को। अब इस आ डायर की क्या गलती है? तो सेनापति, इसको जिधर आदेश दीजिएगा उधर गोली चलाएगा, मेन तो ये था। तो ओ डायर को इसने निर्दोष घोषित कर दिया और इसी में बताया गया था कि महज 379 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि यह मौत का आंकड़ा 1600 से ज्यादा था और ये मौत का आंकड़ा, जबकि आप देख रहे हैं, उसको 4 गुना कम करके यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और अंग्रेजों ने ओ डायर को इंग्लैंड बुला लिया और जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो लंदन में उसे सम्मान के रूप में तलवार दिया गया कि ठीक किया तुमने, काट के चलाया। ये किसको दिया गया? ओ डायर को। लेकिन इसी के हंटर आयोग के विपरीत कांग्रेस ने भी एक आयोग का गठन किया मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इन्हें महामना की उपाधि दी गई है। तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जिस आयोग का गठन किया गया, उस आयोग ने डायर को दोषी करार दिया और कहा कि इसने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, यह एकदम गलत था। लेकिन क्या कर सकते हैं, मदन मोहन मालवीय के आयोग की कोई सुनवाई नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं लोग वहां पर? तो मदन मोहन मालवीय के आयोग का गठन किया। मदन मोहन मालवीय आयोग की बातों को किसी ने नहीं माना। इसमें इस सारी घटना में एक उधम सिंह था जो अमृतसर का था। उधम सिंह, पंजाब के उधम सिंह ने कहा कि ओ डायर, तुम भले हंटर आयोग से फ्री हो गए हो, मदन मोहन मालवीय आयोग ने कुछ नहीं किया हो, याद रखना हम तुमको काट डालेंगे। और 21 साल बाद उधम सिंह ने 21 साल बाद लंदन गए और लंदन के कॉटेक्स हॉल में, वहां पे एक कस्टन हॉल है, तो उस हॉल में उधम सिंह गए और उस समय 21 साल बाद, अब देखिए 1919 के बाद 1940 21 साल हो जाता है। 21 साल में ओ डायर बूढ़ा हो चुका था। तो पूछा किसी से, ओ डायर किधर मिलेगा? तो वही तो है ओ डायर। वही है ओ डायर, आप वही है? जलियांवाला बाग आप वही किए थे? कहाँ किए थे? कहा देखिए हम उधम सिंह, हम सब उस समय देखे थे और उसी तो कसम खाते कि छोड़ेंगे नहीं आपको, आप ही से मिलने आए किए हैं, चलिए अब आपको यमराज से मिलाते हैं। मारा, धड़ाम धड़ाम गोली वहीं पे उड़ गए। पूरी पुलिस आई, कहा कि शांति से रहो, नहीं तो उड़ा देंगे तुमको। मेरा एक ही उद्देश्य था, ओ डायर की हत्या करना, जो मैंने कर दिया है। लो बंदूक पकड़ो, गिरफ्तार करो। मैं बस ये बताने आया हूँ कि हिंदुस्तानियों से टक्कर मत लेना, वरना यहाँ पर एक से एक वीर है। 1857 का झांसी की रानी भूल गए क्या? याद रखना, बहुत जल्दी तुम लोग को हिंदुस्तान से उजाड़ दिया जाएगा। वहां लंदन में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड थी, जो पूरी तरह रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग आयोग आप समझ गए होंगे। ये चीज याद रखिएगा, ध्यान से, बड़ा कंफ्यूजन होता है ओ डायर और आ डायर के अंतर्गत में। समझ आ गया? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।